बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का पार्ट 9 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 9। और मुझे पता है यही पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा आपके लिए भी तकलीफ़ दे होगा यकीनन। इसमें प्रिपरेशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, ये कहाँ से शुरू हो रहा है? ये पेज नंबर 14 से शुरू हो रहा है। पेज नंबर 14, 15, 16, 17। देखें, बार बार मैं आप लोगों को एक बात समझाता हूँ ना। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। बार बार मैं आप लोगों को बात समझाता हूँ। ये बात नहीं होती कि आपको समझ में नहीं आती बात, आपको समझ में आती है सारी की सारी चीज़ें, लेकिन इतना जो ढेर है ना इन्फॉर्मेशन का, वो आप संभाल नहीं पाते। ये टॉपिक भी है, वो टॉपिक भी है, तो आपका प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आपको समझ में नहीं आता। नहीं, आपको समझ में आता है बहुत अच्छे तरीके से, मेरे लेक्चर्स भी समझ में आते हैं। आप इस ढेर इन्फॉर्मेशन को जो ना संभाल नहीं पाते। आप इसको वेल ऑर्गेनाइज्ड करें, आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं बुक के मुताबिक चलता हूँ बिल्कुल, ताकि आपको पता हो कि अभी हम कहाँ थे और कहाँ पर मौजूद हैं, आगे हमें क्या करना है। ये जो टॉपिक है ना हमारे पास, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का है। चैप्टर का नाम है ना रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आ जाते हैं। ना इसमें एफ ब्लॉक का काम है, ना इसमें डी ब्लॉक का काम है, सिर्फ एस और पी ब्लॉक। और एस और पी ब्लॉक के अंदर हमारे पास ग्रुप 1A 2A आ जाता है एस ब्लॉक के अंदर। पी ब्लॉक के अंदर हमारे पास 3A 4A 5A 6A 7A 8 है, ये ब्लॉक आ जाते हैं। पूरा चैप्टर जो है जिसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, बस पीरियोडिक टेबल के इन एलिमेंट्स से मुताल्लिक ही है। अब हम कहाँ पे पहुँच गए? अब इसके टॉपिक पे गौर कर लें। केमिस्ट्री ऑफ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब फ़ौरन आपका जहन क्लिक करेगा कि यार अगर यहाँ पर इसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो यकीनन इसी चैप्टर में आगे जाके केमिस्ट्री ऑफ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी होना चाहिए, तभी तो बात मुकम्मल होगी। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, चैप्टर का नाम क्या है? केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। एस ब्लॉक के अगर इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स की बात हो रही है अभी, तो एग्जैक्टली अगला टॉपिक पी ब्लॉक एलिमेंट्स के इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स का ही होगा। ये पेज नंबर 14 पे खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें हमारे पास आ गया पहला कंपाउंड कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसको अभी देखते हैं, इसकी प्रिपरेशन देखेंगे, इसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और इसके यूजेस देखेंगे। फिर एस ब्लॉक एलिमेंट्स का ही दूसरा कंपाउंड ब्लीचिंग पाउडर, ये आ गया, ये देखेंगे, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, यूजेस देखेंगे। अब पी ब्लॉक की बात हो चुकी, और सॉरी एस ब्लॉक की बात हो चुकी। देखें अगला टॉपिक पी ब्लॉक आ गया, नज़र आ रहा है? ऐसे चलें आप, आपको पता होना चाहिए आप अभी तक क्या कर चुके, अब क्या करने जा रहे हैं। आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक्स को, इसमें क्या क्या है। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात आ गई, तो सबसे पहले रिएक्शंस की बात है। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के रिएक्शंस, जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के रिएक्शंस पे वीडियो बन चुकी है पहले। ठीक है, रिएक्शंस के बाद फिर केमिकल बिहेवियर ऑफ हैलोजेंस, ये भी पी ब्लॉक एलिमेंट में ही हैलोजेंस की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, और उसके बाद देखें अभी हम किसको देखने जा रहे हैं? केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स? एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। ये देखें, अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स में पहला कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड आ गया पी ब्लॉक एलिमेंट का, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के ज़रिए, पेज नंबर 25 पे। फिर क्या होगा? वही चीज़ें दोबारा देखें रिपीट हो रही हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर को देखा, यहीं पर सल्फ्यूरिक एसिड को देखेंगे, इसकी प्रिपरेशन देखेंगे, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, इसके यूजेस देखेंगे। ये देखें, ये सारे पेज नंबर 25, 26 से ये चल रहा है सारा का सारा। ठीक है, बस एक ही पी ब्लॉक एलिमेंट से सिर्फ एक ही कंपाउंड लिया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड। और फिर पी ब्लॉक एलिमेंट और एस ब्लॉक एलिमेंट्स का डायगोनल रिलेशनशिप जो है वो क्या है। ये हो गया आपका चैप्टर तमाम। देख रहे हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में है सब कुछ। चैप्टर के नाम पे गौर करें, केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर अगला जो चैप्टर होगा, अब हमारे दिमाग में फ़ौरन क्लिक करेगा यार पीरियोडिक टेबल की बात हो गई। पीरियोडिक टेबल में चैप्टर नंबर 1 में एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, उनके कंपाउंड्स हो गए, उनकी प्रिपरेशन हो गई, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यूजेस हो गए। अब पीरियोडिक टेबल में क्या बचा? फ़ौरन आपका जहन क्लिक करेगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
जिनको दो ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एग्जैक्टली चैप्टर नंबर 2 के अंदर यही सब कुछ है। अपनी इंफॉर्मेशन को वेल ऑर्गेनाइज्ड रखें। आपका प्रॉब्लम समझना नहीं है, आपका प्रॉब्लम है इंफॉर्मेशन को संभालना। आप संभाल नहीं पा रहे, इसको संभालें, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में ले चलें। मेरी जितनी वीडियोस में बनाता हूँ उसमें इसका ध्यान रखता हूँ। बुक के मुताबिक हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड आपको मिलेगी, कभी भी नहीं भूलेंगे आप, बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी। चलें अब चलते हैं, यहाँ पर ये बातें हो गई। अब चलते हैं यहाँ पर हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। केमिस्ट्री ऑफ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये मेन हेडिंग आ गई। इसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं? एक हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको देखने जा रहे हैं अभी हम। इसकी तैयारी को देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, यूजेस। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर दूसरा कंपाउंड है एस ब्लॉक एलिमेंट का, ये अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो ये है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी प्रिपरेशन देखेंगे हम, इसकी तैयारी कैसे होती है। फिर हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ नोट करते जाइए, नोट करते जाइए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। फिर हम इसके यूजेस देखेंगे। ये तमाम हो गए। अब यहाँ पर पहला जो है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी किस मेथड से होती है? इलेक्ट्रोलाइसिस के से होती है। इसलिए आप पहले ज़रा इस इलेक्ट्रोलाइसिस को समझ लीजिए कि ये है क्या, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी भी समझ में नहीं आएगी। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? ये एक प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है, एक काम है। क्या हो रहा है भाई इसके अंदर? अगर ये एक प्रोसेस है तो इसमें हो रही है मूवमेंट, प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ आयंस। ध्यान से सुन लीजिए। इलेक्ट्रोलाइसिस का आपसे पूछता है कोई, क्या है भाई? एक प्रोसेस है। अच्छा, क्या हो रहा है इस प्रोसेस के अंदर? बिरयानी बन रही है। आप बोलें नहीं, इसमें बिरयानी नहीं बन रही, इसमें मूवमेंट हो रही है। अच्छा, किस चीज़ की मूवमेंट हो रही है? आयंस की मूवमेंट हो रही। आयंस मूव करके कहाँ जा रहे हैं? ये मूव आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस टूवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, अपने मुतल्लिका, अपने रिलेटेड इलेक्ट्रोड्स की तरफ जा रहे हैं। आयंस जो हैं, ये आयंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। इलेक्ट्रोड जो हैं ये भी दो तरह के होते हैं। एक इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं जो कि नेगेटिव होता है, दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड होता है जो कि पॉजिटिव होता है। तो ये आयंस जो पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन है, ये अपनी हरकत करेंगे। ठीक है, एक आयन जो है इसमें पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ हरकत करना शुरू कर देगा, और जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव कैथोड यानी कि एनोड की तरफ हरकत करना शुरू कर देगा। कब? व्हेन अप्लाई इलेक्ट्रिक करंट, जब आप इलेक्ट्रिक करंट जो है अप्लाई करेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है किससे मिलता है? इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपको बैटरी से मिलता है। इससे मिलता है, बैटरी से मिलता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? एक प्रोसेस है। क्या हो रहा है इस प्रोसेस में? मूवमेंट, हरकत हो रही है। किस चीज़ की हरकत हो रही है? आयंस की हरकत हो रही है। कहाँ हरकत करते हुए जा रही हैं? टूवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, अपने मुतल्लिका इलेक्ट्रोड्स की तरफ। कब हरकत हो रही है? जब आप इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे, यानी कि ये जो सिस्टम है सारा का सारा इसके साथ बैटरी को कनेक्ट कर देंगे, तब ये काम होगा इलेक्ट्रोलाइसिस का। और ये आयंस दो तरह के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रोड भी दो तरह के हैं, कैथोड और एनोड। अब ये सिस्टम जो है इसमें होता क्या है, इसमें आपको बता देता हूँ।
आप खुद भी कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक बर्तन चाहिए, आपको एक बर्तन चाहिए। बर्तन को, कोई भी बर्तन जो है, बीकर वगैरह, इसको हम कहते हैं सेल। ये रहा वो सेल, इसको क्या कहते हैं? सेल। सेल का मतलब आसान सा बर्तन है। ठीक है, आप घर में कोई बर्तन ले लो बहरहाल ये सेल है। इसके अंदर दो स्ट्रिप्स, पतली पतली सी स्ट्रिप्स, पट्टियाँ जो होती हैं मेटल की, ठीक है, ये रही, एक ये रही और दूसरी ये रही, पतली पतली दो पट्टियाँ आपने, दो स्ट्रिप्स जो है वो ले ली। किसी की भी ले लें आप, मेटल की होनी चाहिए, ये मेटल स्ट्रिप्स, मेटल स्ट्रिप्स। ठीक है, और इसके अंदर आप क्या करें? पानी भर दें, वाटर, पानी भर दें आप। पानी भरने के बाद इसमें आप क्या डाल दें? इसके अंदर आप सॉल्ट डाल दें, सोडियम क्लोराइड। जैसे ही आप सॉल्ट इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि पानी आपने भर दिया है, पानी भरने का मतलब अब इसमें ढेर सारे H2O के मॉलिक्यूल हैं, ये पोलर नेचर रखते हैं। ठीक है, पोलर नेचर इनकी होती है H2O के मॉलिक्यूल्स के, ये बड़ी डेंजरस हैं। कोई भी चीज़ जब पानी में डाली जाएगी ना, तो ये जाके उसको तोड़ फोड़ देंगे, ये जाके उसको तोड़ फोड़ देंगे। जब आप सोडियम क्लोराइड इसके अंदर डालेंगे ना, तो सोडियम क्लोराइड को भी H2O के मॉलिक्यूल्स तोड़ फोड़ देंगे। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में। ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास जो है वो पॉजिटिव आयन, और ये हमारे पास जो है वो नेगेटिव आयन जो है, ये बन जाएगा पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अभी यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस शुरू हो गया? नहीं भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में मूवमेंट होती है, हरकत होती है आयंस की अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ, और वो कब होगा? जब आप इस सिस्टम को कनेक्ट करेंगे बैटरी से। ठीक है, तो बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ये रही बैटरी। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। आप दो तारें ले लें, ठीक है, एक तार आप इससे, यहाँ से इसको बांधें, और इस मेटल की स्ट्रिप जो भी, अब ये मेटल की स्ट्रिप सपोज करते हैं ये वाली जो है वो जिंक की है, और ये वाली जो है वो कॉपर की है। आप आयरन की ले लें, गोल्ड की ले लें, सिल्वर की ले लें, कोई मसला नहीं, ये मेटल की होनी चाहिए ये स्ट्रिप्स। अब क्या होगा? ये पॉजिटिव टर्मिनल वाली वायर जिस भी मेटल स्ट्रिप से आप बांध देंगे, ये क्या होगा? पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये दोनों मेटल स्ट्रिप्स जो हैं, इनको हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोड्स का। क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोड्स का। ये इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड्स, इनमें से अब दोनों में से एक जो है वो कैथोड बनेगा जो कि नेगेटिव होता है, और दूसरा जो है वो एनोड बनेगा। ये आपकी मर्ज़ी है, आप जिसको चाहें कैथोड बना दें, जिसको चाहे एनोड बना दें। कैसे? ये बैटरी के जिस तार से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल वाली तार को आप जिससे भी कनेक्ट करेंगे वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा? वो एनोड हो जाएगा। ठीक है, और बैटरी की जो नेगेटिव टर्मिनल वाली तार है, दो तार हैं ना, दूसरी तार को आपने ये लिया और इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये कैथोड हो गया। ये आ गए आपके दोनों इलेक्ट्रोड्स। जैसे ही ये सिस्टम आप करेंगे, वायर से इनको कनेक्ट करेंगे, इन मेटल स्ट्रिप्स को इलेक्ट्रोड्स बनाएंगे, एक को एनोड बनाएंगे, दूसरे को कैथोड बनाएंगे, उसी वक्त ये आयंस जो मौजूद हैं इनकी हरकत शुरू हो जाएगी, इनकी हरकत शुरू हो जाएगी। ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, इनकी हरकत शुरू हो जाएगी अपने अपने मुतल्लिका इलेक्ट्रोड्स की तरफ। ये पॉजिटिव आयन जो है सोडियम, ये किस साइड पे? नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी कि ये जाएगा कैथोड की तरफ। ये रहा इसके पास, इस कैथोड के पास ये सोडियम आयन यहाँ पे चला जाएगा, और ये जो क्लोराइड आयन है ये क्या करेगा? ये यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आने के बाद जो है, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की तरफ जाएगा, ये क्लोराइड यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? और आप क्या बोलेंगे? अब क्या शुरू हो गया? अब इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस शुरू हो चुका, हरकत शुरू हो गई ना कि जैसे ही आपने बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, ये बर्तन सेल कहलाया। क्या किया आपने? इसमें पानी भरा, पानी भरने के बाद आप इसमें नमक डाल के घोल लिया नमक को, उसके बाद दो मेटल की स्ट्रिप्स ली,
और उसके बाद जो है आपने बैटरी के साथ जिसको चाहा एनोड बना दिया, जिसको चाहा कैथोड बना दिया। जैसे ही कनेक्ट किया इनकी हरकत शुरू हो गई, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। अब इससे थोड़ा पीछे चलते हैं, ये सोडियम क्लोराइड को ज़रा आप समझ लीजिए। सोडियम क्लोराइड, ये मिलने से पहले इनके क्या मामला थे? सोडियम क्लोरीन से मिलने से पहले कैसा था, क्लोरीन सोडियम से मिलने से पहले कैसा था, इसको देख लें। सोडियम का ये जो एटम है इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे और प्रोटॉन भी 11 थे, न्यूट्रॉन 12 थे। न्यूट्रॉन हमारा टारगेट नहीं है, न्यूट्रॉन को छोड़ दें, ठीक है, ये मेन चीज़ है। तो इस सोडियम के एटम के बाद इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11। क्लोरीन के एटम के पास इलेक्ट्रॉन 17 और प्रोटॉन 17, ठीक है। जब ये मिलेंगे आपस में तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्लोरीन को। यहाँ आयोनिक बॉन्ड ये बनाएंगे, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा जब ये मिलेंगे आपस में। और मिलने के बाद ये क्या बनाएंगे? मिलने के बाद ये सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। अब ये सोडियम क्लोराइड के अंदर जो पोजीशन होगी, अब सोडियम की पोजीशन वो है कि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, प्रोटॉन सोडियम के पास 11 ही हैं, ठीक है। और क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? पहले 17 थे, अब कितने हो गए? 18 हो गए। प्रोटॉन इसके पास 17 ही हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी, और ये प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। पहले मिलने से पहले की हालत क्या थी? बराबरी थी। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन भी 11 थे, प्रोटॉन भी 11 थे, नेगेटिव चार्ज भी 11 थे, पॉजिटिव चार्ज भी 11 थे। क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज भी 17 थे, प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज भी 17 थे। जब ये मिल गए, सोडियम क्लोराइड इन्होंने बना लिया, अब इसकी पोजीशन बदल चुकी है। अब सोडियम जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज 10 हैं और प्रोटॉन 11 है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ पर डोमिनेंसी हो गई, बालादस्ती हो गई, हुकूमत कायम हो गई है इस सोडियम के ऊपर। किसकी हुकूमत कायम हो गई है? ये जो एक इजाफी प्रोटॉन यहाँ पर है, एक जो प्रोटॉन है, ज़्यादा है ना एक प्रोटॉन, अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया सोडियम का, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये प्रोटॉन एक ज़्यादा हो गया। ये एक प्रोटॉन जो ज़्यादा अब है इस सोडियम के ऊपर, वो अपनी डोमिनेंसी शो करेगा। कैसे? कि इसके ऊपर प्लस चार्ज आपको नज़र आएगा। ये जो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आपको नज़र आ रहा है, ये +1 है असल में। 1 लिखते नहीं हैं हम, ठीक है, तो 1 लिखते नहीं है, प्लस है सिर्फ। ये प्लस यहाँ पर यही बता रहा है कि सोडियम के पास अब इसके इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में एक प्रोटॉन ज़्यादा है। अब क्लोरीन को देखें तो यहाँ पर प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। तो यहाँ पर अब क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती हो गई क्लोरीन के ऊपर, इसीलिए इसके ऊपर -1 या माइनस का चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। -1 आपको यही बता रहा है कि अब क्लोरीन के एटम के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसके प्रोटॉन्स के मुकाबले में। NaCl के अंदर ये पोजीशन है। और इसके बाद अब आप इनको जब पानी में डालेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल इनको तोड़ देंगे, ये दोबारा से अलग होंगे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की शक्ल में। तो जब ये अलग होंगे तो मिलते हुए जो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया था, वो वापस क्लोरीन से नहीं लेगा, ले नहीं सकता। क्लोरीन जो है वो बड़ा हैवी किस्म का ताकतवर एटम है। तो ये जब मिले थे, मिलके इन्होंने सोडियम क्लोराइड बनाया था, इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दे दिया था क्लोरीन को, क्लोरीन ने ले लिया था, ये हो गया मामला। अब जब पानी का मॉलिक्यूल इनको अलग अलग करेगा, तो ये जो माइनस क्लोरीन के ऊपर है, ये यही बता रहा है कि इसके ऊपर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसका है? वो सोडियम का है। और सोडियम के ऊपर प्लस जो बता रहा है अभी कि इसका एक इलेक्ट्रॉन अब इसके पास नहीं है। यही सोडियम आयन, यही क्लोराइड आयन अब बेचैन है, और ये यहीं पर पानी में मौजूद है। अब ये बेचैन है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इसीलिए ये अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाते हैं ताकि वहाँ पर ये लेन देन कर सकें। ये सोडियम जो यहाँ पर आया है कैथोड की तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये सोडियम यहाँ पर आने के बाद, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बन जाएगा? ये सोडियम का एटम बन जाएगा, ठीक है, मुकम्मल हो जाएगा ना मामला। पुरानी वाली सिचुएशन पे सोडियम
आ जाएगा 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है। कहाँ से आ रहे हैं ये अभी दीगर मामला है, लेकिन कैथोड पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, क्लोरीन जो है यहाँ से ये जो आ रहा है, इसके पास एक इजाफी इलेक्ट्रॉन है, ये भी बेचैन है बेचारा, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर आएगा एनोड के पास, तो एनोड के पास जाके ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ख़ुद क्या बन जाएगा, ये क्लोराइड आयन से क्लोरीन का एटम बन जाएगा। और ये सिर्फ अकेला ही नहीं होगा यहाँ पर, ये बात याद रहे, ये अकेला क्लोराइड का आयन यहाँ पर नहीं आएगा एनोड के पास, बल्कि ऐसे लाखों करोड़ों अरबों खरबों क्लोराइड के आयन आएंगे। हम एक क्लोराइड का आयन और ले आते हैं इसके तरफ, तो वो भी क्लोराइड का आयन जो है वो भी क्लोरीन के एटम में कन्वर्ट हो जाएगा इस जगह पर एनोड पे। ये जो 2 क्लोरीन के एटम अब बन चुके हैं, ये क्लोराइड के आयन से ये 2 क्लोरीन के एटम बन चुके हैं, ये आपस में मिलेंगे और ये Cl2 बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। और यही क्लोरीन गैस यहाँ से आपको निकलती हुई धुएं की शक्ल में क्लोरीन गैस निकलती हुई नज़र आएगी बाकायदा। ठीक है, और यहाँ पर ये सोडियम यहाँ पर आ जाएगा, सोडियम का आयन, और एक इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम का एटम बन जाएगा। तो अकेला सिर्फ सोडियम का एटम थोड़ी ना आ रहा, अकेला सोडियम का आयन थोड़ी ना आ रहा, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस लाखों करोड़ों सोडियम के आयन्स यहाँ पर आ रहे हैं और लाखों करोड़ों सोडियम के एटम्स बन रहे हैं। यही लाखों करोड़ों सोडियम के एटम्स जो है इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा होना शुरू हो जाएंगे और हम जो अपनी आंखों से देखेंगे वो क्या देखेंगे, इस कैथोड के ऊपर एक बुरादा सा एक पाउडर सा बनना शुरू हो जाएगा, पाउडर सा बनना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ये प्रोसेस चलता रहेगा घंटे डेढ़ बाद, 2 घंटे 4 घंटे बाद, तो अब हम जब इस कैथोड को बाहर निकालेंगे, अलग करेंगे, उसके बाद फिर आसानी से ये जो बुरादा सा लगा हुआ है ना इसके ऊपर, इसको अलग कर लेंगे। ये जो बुरादा क्या है पता है आपको, ये सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल है, ढेर सारा सोडियम मेटल, लेकिन ये बड़ा डेंजरस होता है, इसको बहुत एहतियात से अलग करना पड़ता है। समझ आ गई बात? शुरू में पाउडर की शक्ल में होता है, फिर इसी पाउडर को आप मिला के मिक्स करके जो है वो एक जगह इकट्ठा करके पैलेट्स या पीसेस की शक्ल दे देते हैं, सोडियम का एक टुकड़ा बाकायदा बन जाता है, जिसका आप वज़न कर लेते हैं, 20 ग्राम का टुकड़ा बन जाता है, 40 ग्राम का, 100 ग्राम का, लाइक दिस। तो आपने 2 चीज़ें यहाँ पर बनाई हैं इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की मदद से। आपने क्लोरीन गैस को तैयार किया है, यहाँ पर आप एक ऐसा सिस्टम करें कि क्लोरीन गैस को अलग सेपरेट हासिल कर लें। तो क्लोरीन गैस आपने बनाई और सोडियम मेटल आपने बनाया, किसकी मदद से, कौन से प्रोसेस की मदद से, इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से। समझ में आ रही है बात? इसी इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, और जिसकी मदद से हम क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से बनेगा। अब थोड़ा सा पीछे जाए, ये सोडियम मिलने से पहले क्या होगा, ये ऐसा होगा, सोडियम आयन, कुछ याद आ रहा है, सोडियम आयन। और ये सोडियम आयन, ये सोडियम का एटम बनेगा। अच्छा, ये सोडियम आयन फिर कहाँ से आएगा, ये बात है, ये सोडियम आयन सोडियम क्लोराइड से आएगा। ठीक है, अब चलें, सोडियम आयन तो समझ में आ गया, सोडियम आयन, ये OH कहाँ से आएगा, ये OH ऐसा है, ये कहाँ से आएगा, ये आएगा वाटर से, H2O से। कब, जब ये H2O टूटेगा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। दिमाग की बत्ती जल रही है, दिमाग की बत्ती जल रही है। जिन बच्चों ने पहले से पढ़ा हुआ है वो भी अब बोल रहे होंगे कि यार ये क्या हो गया। अब उनकी मेमोरी फ़ौरन क्लिक कर रही होगी, यार ये, हाँ ये समझ में आ गया। तो आपको ये समझ में आना सेकंड का गेम है, सेकंड का आप समझ जाएंगे। ये तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम मैंने बनाया, क्लोरीन गैस बनाई, तो सादा तरीके से बनाई ना। वीडियो बैक करके ज़रा दोबारा देखें। अगर आपने सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस को नहीं समझा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके लिए बड़ा तकलीफ दे हो जाएगा, पहले ही बता रहा हूँ। दोबारा सुन लें, नोट कर लें, ये ड्राइंग बना लें, ठीक है।
फिर आगे बढ़ें, जल्दबाजी ना करें। समझ में आ गया आपको इलेक्ट्रोलाइसिस? अब चलते हैं यहाँ पर, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से बनेगा? बिल्कुल इसकी मदद से ही बनेगा। सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए, सेल। जिस बर्तन के अंदर ये सारा मामला होगा, किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन का, उसका नाम क्या है? उसको हम कहते हैं कास्टनर केल्नर सेल। उस बर्तन को कास्टनर केल्नर सेल कहा जाता है। वो कैसा होता है मैं अभी बता दूंगा आपको, ठीक है? क्यों इस बर्तन को कास्टनर केल्नर सेल का नाम दिया गया? बल्कि बना ही देता हूँ, यहाँ पर ये पिक्चर बनी हुई भी है, ये देखिए, ये रहा, और इसके अंदर ये ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, ये इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, ये पाइपलाइन जा रही है, यहाँ से ये पाइपलाइन जा रही है। इस पाइपलाइन में कुछ भरा हुआ है। आता हूँ अभी इसकी तरफ, सॉरी तबीयत मेरी पूरे तरीके से बहाल नहीं हुई है। यहाँ पर एक पंप लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं मर्क्यूरी पंप। मर्क्यूरी पंप। अभी जो आपने सोडियम क्लोराइड का देखा था, वो तो बड़ा आसान सा एक सेल था ना, आसान सा बर्तन था, सीधा सीधा यूँ बनाया, इलेक्ट्रोड्स लगाए। यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स जो हैं इतनी आसानी से आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। लेकिन एनोड और कैथोड को आपने जहन में रखना है, वो इलेक्ट्रोड्स, वही मेजर जगह हैं, वो कहाँ हैं इस पूरे में। तो बहरहाल ये बन गया, इसके साथ ये पाइप जा रहा है, अच्छा ये पाइप आगे जा रहा है, इसके साथ ये पंप लगा रखा है, इसी पाइप के बीच में ये पंप लगा हुआ है, ये चल रहा है, ठीक है। और इस पाइप में जो कुछ भी है उसको हरकत दे रहा है असल में ये पंप। क्या है इस पाइप में अभी देखते हैं। अच्छा ये आगे जाके फिर यूँ यूँ और यहाँ से ये कनेक्ट होता है एक और बॉक्स के साथ। इसमें भी कुछ है, सॉलिड चीज़ इसके अंदर भी कुछ है। यहाँ पर भी ये सॉलिड ब्लॉक्स रखे हुए हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये क्या है? ये ब्लॉक्स हैं। जैसे बर्फ़ की सिल्ले देखी हैं आपने, बर्फ़ की सिल्ले होती हैं, ब्लॉक्स होते हैं, ऐसे ही ये ब्लॉक्स हैं। अच्छा यहाँ पर भी कुछ पानी सा भरा हुआ इन ब्लॉक्स के अंदर और ये यहाँ पर इसको ऊपर ऐसे पाइप को पूरा यहाँ से जोड़ देते। अब आपको यहाँ पर ये दो पोर्शन नज़र आ रहे हैं। एक पोर्शन तो ये रहा, ये अपर पोर्शन है, ये एनोड पोर्शन कहलाता है, एनोड पार्ट कहलाता है। ये पूरा वाला, ये क्या है? ये एनोड पार्ट। अच्छा ये जो नीचे वाला पाइपलाइंस का है, सिर्फ पाइपलाइंस, ये कैथोड पार्ट है, कैथोड पार्ट, ये पाइपलाइंस वाला, ठीक है। और ये जो बीच में पार्ट बना हुआ है, इसको हम कहते हैं डिन्यूडर, डिन्यूडर, डिन्यूडर। और ये पूरी की पूरी जो चीज़ है, जिसमें ये ऊपर का पोर्शन है, उसके साथ नीचे फिर ये पाइपलाइंस है, ये जगह खाली है, यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ये खाली जगह है। ये पाइपलाइन यहाँ आ रही, ये पाइपलाइन यहाँ से यूँ दूसरे इस बॉक्स से कनेक्ट है। ये जो सब का सब है, इसको हम कहते हैं कास्टनर केल्नर सेल, और इसी में इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा, ठीक है। इसी में इलेक्ट्रोलाइसिस का सारा प्रोसेस होगा। अब ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इसके अंदर, अब उनके ज़रा आप नाम लिख लीजिए, ठीक है। इसको मैं इसी तरह बने रहने देता हूँ, क्योंकि इसको बना रहना ज़रूरी है। अब ज़रा नोट करते हैं। ठीक है भाई, प्रिपरेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड, इंट्रोडक्शन हो गया, और भी कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर, ये भी सुन लें ज़रा हाथ के हाथ ही भाई, फिर जो है ना, अब लिख तो सकता नहीं हूँ सारे वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहले NaOH का इंट्रोडक्शन भी शुरू में दिया हुआ है, हाईली वर्सटाइल है यार, ये लिख लो ये पॉइंट्स, वरना इंट्रोडक्शन पहले, इंट्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी लिख लो, वरना फिर इसके पॉइंट रह जाएंगे। हाईली वर्सटाइल है,
हाईली वर्सटाइल है। वर्सटाइल का मतलब ये होता है बड़ी वैरायटी है इसके अंदर, बहुत सारी जगहों पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है, वाइडली यूज्ड है इसका, वाइडली यूज्ड है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, बहुत सारे फील्ड्स में, बहुत सारे एरियाज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉमनली नोन एज, इसको क्या कहा जाता है, इसके ऊपर वाई आएगा, कॉमनली नोन एज, इसको कॉस्टिक सोडा कहा जाता है, कॉस्टिक सोडा। हमारी आम ज़बान में इसको कास्टिक कहते हैं, बाज़ार में जाएं कास्टिक दे दो भाई, वो आपको दे देंगे, ठीक है। ये एक अलग बात है, कुछ लोग ब्लीचिंग पाउडर को भी कास्टिक समझ रहे होते हैं, हालांकि ब्लीचिंग पाउडर अलग है, कास्टिक सोडा अलग है। बहरहाल तो कॉस्टिक उसको बोले हैं, कास्टिक दे दो, ये दुकान वाले तो जानते हैं, तो कॉमनली इसको कॉस्टिक सोडा कहा जाता है, सिर्फ कॉस्टिक भी कहते हैं। वाई, इसको कॉस्टिक सोडा क्यों कहा जाता है, ये वाई का जवाब आपके पास होना चाहिए। इसी तरह के सवाल होते हैं, शुरू में ही बताया ना, कोई प्लस माइनस का गेम नहीं है इसके अंदर कि आपको प्रॉब्लम कोई सॉल्व करनी हो, नहीं, टेक्निकल चीज़ें, क्यों क्या कैसे, इनके जवाब आपको पता होने चाहिए। क्यों कहा जाता है भाई इसको कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, बिकॉज, नोट कर लो, बिकॉज इट्स एबिलिटी, बिकॉज इट्स एबिलिटी टू cause burns and damage, burns and damage tissues severely, because its ability, इसकी सलाहियत की वजह से इसको कॉस्टिक कहा जाता है, कॉस्टिक सोडा। क्या सलाहियत है इसके अंदर भी, टू कॉज बर्न्स, इससे आपको जलन होगी, ठीक है, एंड डैमेज, और आपके डैमेज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आपके टिश्यूज़। आपको पता है ना ह्यूमन बॉडी है आपकी किससे मिलके बनी है, ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी है। ऑर्गन सिस्टम किससे मिलके बने हैं, ऑर्गन्स से मिलके बने हैं। ऑर्गन्स किससे मिलके बने हैं, टिश्यूज़ से मिलके बने हैं। टिश्यूज़ किससे मिलके बने हैं, सेल्स से मिलके बने। सेल्स आगे किससे मिलके बने हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स से, बड़े बड़े मोलिक्यूल्स से। मैक्रोमोलिक्यूल्स आगे माइक्रोमोलिक्यूल्स से मिलके बने, माइक्रोमोलिक्यूल्स आगे एटम से मिलके बने, एटम्स आगे फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बने, और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आगे फिर क्वार्क से मिलके बने हैं। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, चार्म क्वार्क, ये 6 किस्म के क्वार्क होते हैं, जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आगे मिलके बनते हैं। बहरहाल आपके टिश्यूज़ की बात हो रही है, तो आपके टिश्यूज़ को जो है सीवियरली ये डैमेज कर सकते हैं और बर्न कर सकता है, इसीलिए इसको कॉस्टिक सोडा कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है भाई, ये इन्फॉर्मेशन, इसका इंट्रोडक्शन भी हो गया। अब क्या है, दूसरी चीज़ और नोट कर लें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको तैयार करने का तरीका। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको जो तैयार करने का तरीका है, मेथड मतलब तरीका है, उसको क्या कहते हैं, क्या नाम है उस आपसे कोई पूछ लेता है भाई, इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का काम होता है। ठीक है, सेल कौन सा आप इसमें इस्तेमाल करते हैं, क्या नाम है उस सेल का, पहले ही बता चुका हूँ, कास्टनर केल्नर सेल, इस बर्तन का नाम ये है। ठीक है भाई, और क्या बात है, अच्छा इसके पार्ट्स जो हैं, पार्ट्स ऑफ सेल, अब इसकी बात आ गई, इसके हिस्से जो पार्ट्स ऑफ सेल, 3 पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, पहला पार्ट जो है वो एनोड पार्ट कहलाता है, एनोड पार्ट, ये रहा, ये ऊपर वाला सारा का सारा एनोड पार्ट। दूसरा पार्ट जो है वो कैथोड पार्ट कहलाता है, कैथोड पार्ट। और तीसरा पार्ट ये रहा जो कि डिन्यूडर कहलाता है, डिन्यूडर कहलाता है। अब बारी बारी इसकी तफसील देख लें आप। ये जो एनोड पार्ट है, एनोड पार्ट, ठीक है, ये कौन सा पार्ट है भाई, ये अपर पार्ट है, ऊपर वाला हिस्सा है, अपर पार्ट है। ठीक है, क्या क्या होता है इसके अंदर, कंसिस्ट ऑफ अपर वाला पार्ट जो है ये किस किस से मिलके बना है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये जो आपको लिक्विड भरा हुआ नज़र आ रहा है ना इसके अंदर,
ये सारा का सारा क्या है, ये ढेर सारा पानी है और पानी के अंदर आपने क्या डाला हुआ, सोडियम क्लोराइड आपने इसके अंदर भर रखा है। तो इसी को हम कहते हैं क्या, कंसिस्ट ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, aqueous solution of sodium chloride containing large blocks, ये रहे ब्लॉक्स, इसके अंदर ये लार्ज ब्लॉक्स जो है रखे हुए, ब्लॉक्स ऑफ टाइटेनियम। टाइटेनियम एक मेटल है, आपको पता है, टाइटेनियम। और ये टाइटेनियम क्या किरदार अदा कर रहे हैं, सर्व्स एज एनोड, ये एनोड का किरदार अदा कर रहे हैं। ये 1 2 3 ये एनोड का किरदार अदा कर रहे हैं, ठीक है। एनोड आपको पता है ना, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड का किरदार अदा कर रहे हैं टाइटेनियम के ये ब्लॉक्स। ये पानी भरा हुआ है, इसके अंदर सोडियम क्लोराइड आपने डाला हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड अब इस पानी में किस शक्ल में मौजूद होगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो एनोड पार्ट हमारा हो गया। अब कैथोड पार्ट, ये जो है पाइपलाइन वाला जो पार्ट है, इसको भी ज़रा आप देख लें। पाइपलाइन वाला जो पार्ट है इसको भी आप देख लें। कैथोड पार्ट, ये पाइपलाइन वाला पार्ट जो है, ये क्या है भाई, किससे मिलके बना है, कंसिस्ट ऑफ किससे मिलके बना है, ये रेक्टेंगुलर पाइप से मिलके बना है, विच मैंने आपको बताया ना, इनमें कुछ भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, मेटल्स जो हैं, इनमें मेटल्स में एक वाहिद मेटल है पेरियोडिक टेबल में जो लिक्विड है। आप बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, थर्मामीटर लगाता है, उसके अंदर एक सिल्वर कलर का लिक्विड भरा हुआ होता है, ठीक है, पतला सा, इसको उर्दू में पारा कहा जाता है, इंग्लिश में इसको मर्क्यूरी कहा जाता है, जिसका सिंबल है Hg। ये बड़ा डेंजरस होता है, ठीक है। तो ये भरा हुआ है सब इसके अंदर, यहाँ पे ये मर्क्यूरी भरा हुआ है। अब आपके जहन में फ़ौरन ये बात आ रही होगी, यार ये पाइपलाइन में ये मर्क्यूरी भरा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इधर पानी भरा हुआ है, पानी के अंदर नमक भरा हुआ है, और फिर ये एनोड भी यहाँ पर हैं, तो ये मिक्स नहीं हो जाता होगा? नहीं भाई, ये बहुत हाई डेंसिटी होता है, लिक्विड मेटल तो है ये मर्क्यूरी, पारा जिसको कहते हैं। इतना बड़ा आप लोहे का ब्लॉक जो है ना, 30-40 किलो का इतना बड़ा लोहे का ब्लॉक आप इसमें डाल दें, दोबारा बाहर आ जाएगा जी। ये अपने अंदर किसी को इतनी आसानी से आने नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ पर बावजूद ये कि ये पाइपलाइंस खुली हुई हैं, ये इसके अंदर ये पानी भरा हुआ है, ये अलग नहीं है, ठीक है, ये खुला हुआ है, लेकिन ये जो मर्क्यूरी बह रहा है, मर्क्यूरी ये जो बह रहा है, पूरा का पूरा मर्क्यूरी ये जो बह रहा है, इसके ऊपर ये जो पानी है और ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं टाइटेनियम के, ये ऊपर ही रहते हैं, पानी का एक ज़र्रा भी इसमें मिक्स नहीं होता मर्क्यूरी में, ये बात जहन में रखिएगा, ठीक है, मिक्स नहीं होगा। जैसे कि आप एक गिलास लें, ठीक है, एक गिलास लें, आधा गिलास पानी ले लें, और इसके अंदर एक कप जो है ना वो भर के आप ऑयल का डाल दें, कितना ही आप इसको मिक्स कर लें, हिला लें, शेक कर लें, फिर रख दें थोड़ी देर के लिए, क्या होगा, आप देखेंगे जितना ऑयल है शीशे के गिलास में ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको, जितना पानी है वो आपको अलग नज़र आ रहा होगा, मिलेंगे नहीं ना, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये जो एक्वस सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, ये टाइटेनियम के ब्लॉक्स है एनोड, ये इसके ऊपर यहाँ पड़े हुए हैं, इस बहते हुए मर्क्यूरी के ऊपर, इस बात को जहन में रखिएगा। और यही बहता हुआ मर्क्यूरी क्या है, आपको पता होना चाहिए, यही बहता हुआ मर्क्यूरी असल में कैथोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जी, ठीक है।
कंटेन्स Hg, अगला पॉइंट नोट कर लें इसका, Hg सर्कुलेटिंग इन इट, मर्क्यूरी इज सर्कुलेटिंग इन इट, मर्क्यूरी जो है वो सर्कुलेट कर रहा है इसमें, कौन सर्कुलेट करा रहा है, थ्रू अ पंप, एक पंप है जो कि इसको मजबूर कर रहा है कि भाई तुम सर्कुलेट होते रहो, और क्या नाम है उसका, मर्क्यूरी पंप, कॉल्ड मर्क्यूरी पंप, इसको मैंने बनाया हुआ भी है यहाँ, आप देख सकते हैं। दिस सर्कुलेटिंग Hg इज कॉल्ड कैथोड, दिस circulating Hg is called, this circulating Hg is called cathode, नेगेटिव वाला कैथोड। ठीक है भाई, ये पॉइंट भी हो गया, इसको भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने, इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। अब रह गया आपका तीसरा पार्ट जिसको डिन्यूडर कहते हैं। अब उसकी ज़रा तफसीलात आप देख लें। डिन्यूडर नंबर 3 डिन्यूडर, नंबर 3 डिन्यूडर, ये लगाओ। ठीक है, थर्ड पार्ट है क्या भाई, थर्ड पार्ट ऑफ कास्टनर केल्नर सेल, कास्टनर केल्नर सेल, तीसरा पार्ट है ये कास्टनर केल्नर सेल का। क्या काम है इसका डिन्यूडर का, इट कनेक्ट्स upper part it connects upper part anode ये कनेक्ट करता है ऊपर वाले पार्ट को जो एनोड है, एंड लोअर पार्ट कैथोड जो कि ये सर्क्यूलेटिंग मर्क्यूरी है इन पाइप्स में, ये लोअर पार्ट, ये डिन्यूडर इसको कनेक्ट करता है, अपर पार्ट को और इस लोअर पार्ट को ये डिन्यूडर कनेक्ट करता है। ठीक है भाई, अच्छा आगे क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रेफाइट चैम्बर, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रेफाइट चैम्बर। अब इसको देख लें, ये किससे मिलके बना है, ये ग्रेफाइट चैम्बर से मिलके बना हुआ है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ब्लॉक, ये क्या है, ये इसको यहाँ अलग से लिख दूँ, ये ग्रेफाइट का बना हुआ ग्रेफाइट ब्लॉक है। जैसे यहाँ आपने टाइटेनियम के ब्लॉक्स देखे थे ना, ये जो ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है पूरा का पूरा, ये क्या है, ये ग्रेफाइट ब्लॉक है। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रेफाइट चैम्बर, ग्रेफाइट चैम्बर या ग्रेफाइट ब्लॉक। फंक्शन इसका क्या है, अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है, फिल्ड विद वाटर, फिल्ड विद वाटर H2O, इसमें पानी भरा हुआ है ढेर सारा। ठीक है भाई, इसका फंक्शन क्या है, काम, डिन्यूडर का काम भी तो होगा ना कोई, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है इट सेपरेट सोडियम फ्रॉम, इट separates sodium metal from Hg मर्क्यूरी। ये जो आखिरी पॉइंट है ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका ये कौन सा काम है भाई, ये कैसे जो है ये डिन्यूडर जो है सोडियम मेटल को जो है वो मर्क्यूरी से सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है, ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ आएगा, अब जब हम इसके प्रोसेस की तरफ चलेंगे। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब प्रिपरेशन, अब चलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी की तरफ। प्रिपरेशन, अब देखते हैं तैयारी। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 3 स्टेप्स में होगा ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी 3 स्टेप में होगी, लेकिन वो प्रोसेस को हम बाद में देखेंगे, पहले थिंग्स देख लें, चीज़ें क्या क्या चाहिए आपको। थिंग्स
थिंग्स, इसकी तैयारी के लिए चीज़ें आपको क्या क्या चाहिए, थिंग्स, जो आपको चीज़ें चाहिए, सोडियम क्लोराइड, नमक चाहिए बहुत सारा, सोडियम क्लोराइड चाहिए, पानी चाहिए आपको बहुत सारा, सोडियम क्लोराइड और पानी आप इसमें भरेंगे, ठीक है, ऊपर वाले एनोड पार्ट में, डिन्यूडर के अंदर भी आप पानी भरेंगे, ठीक है। अच्छा, बाकी तो ये ऑलरेडी पूरा सेटअप बना हुआ है, और तो आपको कुछ नहीं, मर्क्यूरी तो वैसे ही ये सारा सेटअप बना हुआ है, ये ब्लॉक टाइटेनियम में सब कुछ लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। जब आपको तैयारी करनी होती है तो आपको सिर्फ पानी चाहिए होता है, इसमें पानी भरना है आपने, सोडियम क्लोराइड भरना है, ठीक है, और उसके बाद बिजली के कनेक्शन के साथ इसको कनेक्ट कर देना। आपको पता है ना इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है, तो बिजली के तार तो इसके साथ कनेक्ट होंगे, कहीं ना कहीं इसका स्विच बोर्ड भी होगा, जब इसको बिजली से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो प्रोसेस फिर शुरू हो जाएगा। अब इसके प्रोसेस की तरफ देख लेते हैं। थिंग्स तो आ गई हैं आपके पास, प्रोसेस जो इसका होगा, कौन सा प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस का, जिसका स्टेप नंबर 1 हम देखने जा रहे हैं। स्टेप नंबर 1, इस स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले क्या होगा, सोडियम क्लोराइड जो है, ये सोडियम क्लोराइड, ये क्या होगा, सोडियम और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा, पड़ा हुआ है इसके अंदर। और न सिर्फ पड़ा हुआ है सोडियम क्लोराइड, बल्कि जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस शुरू करेंगे, इसको बिजली के साथ कनेक्ट करेंगे, हरकत शुरू हो जाएगी ऐसे ही। तो इसमें जो सोडियम आयन है और जो क्लोराइड आयन है, अब देखिए यहाँ पर वही याद है आपको, कैथोड क्या था, एनोड क्या था, ये देखिए, ये जो है एनोड है, इस और ये जो मर्क्यूरी फ्लो कर रहा है ना, ये मर्क्यूरी, इसको जहन में रखिएगा, ये Hg जो है ये आपका कैथोड है, ये फ्लोइंग मर्क्यूरी। तो एग्जैक्टली ये जो क्लोरीन जो नेगेटिव आयन है, ये किसके पास जाएंगे, ये इसके पास आएंगे, कैथोड के पास, ये इसके पास आएंगे, कैथोड के पास, ये आएंगे इसके पास, कैथोड के पास। सोडियम आयन जो है डेफिनेटली किसके पास आएंगे, ये जो ऊपर से जगह नहीं बन रही, यहाँ से बना देता हूँ, ये इसके पास आएंगे, किसके पास, ये फ्लोइंग मर्क्यूरी जो है, फ्लोइंग मर्क्यूरी जो है इसके पास आएंगे। क्यों आएंगे, सोडियम जो आएगा इस फ्लोइंग मर्क्यूरी के पास, जो कि कैथोड है, जो कि नेगेटिव है, क्या लेने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए। ये जब सोडियम आयन यहाँ पर आएगा फ्लोइंग मर्क्यूरी के पास, और ये क्या इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम का एटम बन जाएगा। ऐसे ही ढेर सारे सोडियम के एटम यहाँ पर बनेंगे, और बन के ये जो फ्लोइंग मर्क्यूरी है ना, बहता हुआ मर्क्यूरी है, सर्कुलेटिंग मर्क्यूरी है, यही सोडियम बन के ढेरों ढेर लाखों करोड़ों सोडियम के एटम जो है वो इसमें मिक्स होते रहेंगे। ये जो मिक्सचर होगा, और जिस तरह मर्क्यूरी फ्लो कर रहा है, इसी तरह अब इस मर्क्यूरी के साथ साथ ये सोडियम भी फ्लो करना शुरू कर देगा। और ये जो मिक्सचर है मर्क्यूरी का और सोडियम का, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अमलगम। और इस अमलगम बहुत सारी टाइप्स के होते हैं। इस अमलगम को हम नाम देंगे सोडियम मर्क्यूरी सोडियम अमलगम। तो पहले सिर्फ मर्क्यूरी जो है वो सर्कुलेट कर रहा था, अब यहाँ पर सोडियम के आयन आके मर्क्यूरी, क्योंकि कैथोड का किरदार अदा कर रहा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन ये सोडियम के आयन लेके सोडियम के एटम बनते रहेंगे और इसके साथ मिक्स होते रहेंगे सर्कुलेटिंग मर्क्यूरी के साथ। तो अब ये सिर्फ सर्कुलेटिंग मर्क्यूरी नहीं रहेगा, बल्कि अब ये अमलगम बन जाएगा। सिर्फ खुद नहीं फ्लो कर रहा अब ये, बल्कि सोडियम को भी लेके अपने साथ यहाँ से यहाँ आ रहा है। ये बात याद रखिएगा कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी करने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको सोडियम चाहिए। सोडियम कहाँ से मिल रहा है आपको, सोडियम क्लोराइड से। किस शक्ल में मिल रहा है, सोडियम आयन की शक्ल में। यही सोडियम आयन यहाँ आके क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है और सोडियम के एटम बन रहे हैं। ढेर सारा सोडियम इस मर्क्यूरी के साथ मिक्स हो रहा है और अब ये मर्क्यूरी सोडियम अमलगम सर्कुलेट कर रहा है। और यहाँ से होता हुआ ये कहाँ आ रहा है,
ये यहाँ पर आ रहा है इस डिन्यूडर के अंदर, जिसमें क्या भरा हुआ है, जिसमें ये ढेर सारा H2O पानी भरा हुआ, H2O पानी भरा हुआ। कनेक्शन बन रहा है ना यार। आपके जहन में फ़ौरन क्लिक करेगी ये बात कि यार यहाँ से H2O से हाइड्रोजन मिल जाएगा और OH मिल जाएगा, ऐसी बात है। और सोडियम तो आ ही रहा है, सोडियम तो आ ही रहा है, यही सोडियम यहाँ इससे मिल जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और यहाँ पर ढेर सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनना शुरू हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है अभी बाकी, ठीक है ना। यहाँ पे अभी थोड़ा इसमें ट्विस्ट है, धीरे धीरे स्लो। सोडियम का मसला हल हो गया। क्लोरीन को देख लेते हैं। ये क्लोरीन जो एनोड की तरफ आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्लोराइड आयन, एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पास आएगा, इसको ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, किसको? एनोड को। एक इलेक्ट्रॉन ये इसके पास, ये आ गया। इसी तरह एक और क्लोराइड का आयन जो है वो भी आएगा, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। यहाँ पर एक टेक्निकल बात ज़रा समझिएगा। मैंने ये कहा कि ये जो फ्लोइंग मर्क्यूरी है, फ्लोइंग मर्क्यूरी ये कैथोड है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन इसके पास आए कहाँ से? सोचने की बात है भाई। ये वही इलेक्ट्रॉन है असल में जो ये क्लोराइड का आयन दे रहा है, क्योंकि ये कनेक्ट है ना, ये ब्लॉक्स इस मर्क्यूरी के ऊपर रखे हुए हैं ऐसे, इस फ्लोइंग मर्क्यूरी के ऊपर ये एनोड जो है, ये जो ब्लॉक्स हैं टाइटेनियम के, ये इसके ऊपर रखे हुए हैं ऐसे। वो बह भी रहा है, लेकिन क्योंकि मर्क्यूरी बड़ा पावरफुल होता है, इसको टाइटेनियम के ब्लॉक्स अंदर नहीं जा पाएंगे, उसके अंदर सिर्फ टच होंगे, बस सिर्फ टच होंगे, इतना ही बहुत है। तो यहाँ से ये क्लोराइड के आयन जो इलेक्ट्रॉन देंगे ना, वो इसके पास आ जाएंगे, फ्लोइंग मर्क्यूरी के पास, और ये कैथोड बन जाएगा। फ्लोइंग मर्क्यूरी, इसके बाद इलेक्ट्रॉन मौजूद है, बन गया ये कैथोड। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को फिर कौन ले लेगा? ये सोडियम के आयन यहाँ पे आके ले लेंगे, और सोडियम के एटम बन जाएगा, अमलगम बन जाएगा, जो तफसील में बता चुका। ठीक है। अब ये जो क्लोराइड के आयन है यहाँ पर आने के बाद फिर ये क्या बन जाएंगे? क्लोरीन। और यही क्लोरीन जब मिलेंगे तो इससे क्या बनेगा? क्लोरीन गैस बनेगी। अब इस क्लोरीन गैस को निकलना है। यहाँ पर एक पाइप होता है, ये रहा, मैं बना देता हूँ, ये रहा। यहाँ से ये क्लोरीन गैस जो है यहाँ से बाहर निकल जाती है, यहाँ से ये क्लोरीन गैस जो है यहाँ से बाहर निकल जाती है। याद रहे, दो प्रोडक्ट्स बनती हैं यहाँ पर, बाय प्रोडक्ट्स। दो जो हैं वो बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनती हैं। बाय प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो कि आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट के साथ कुछ और प्रोडक्ट्स भी बन जाती हैं। आपका टारगेट क्लोरीन गैस बनाना नहीं है, ठीक है, आपका टारगेट है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना, लेकिन क्लोरीन गैस जो है वो भी साथ साथ बनती रहेगी। तो ये क्या हुआ? आपकी प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ और प्रोडक्ट भी बन गई, ये बाय प्रोडक्ट कहलाई। दो प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि यहाँ बाय प्रोडक्ट होंगी। एक तो क्लोरीन गैस है, ठीक है, एक तो क्लोरीन गैस है ये, दूसरी है हाइड्रोजन गैस। ये कहाँ बनेगी? ये बनेगी यहाँ डिन्यूडर, ये यहाँ बनेगी। लेकिन इसका बनना थोड़ा सा, मैंने जो पहले बताया, ट्विस्ट है। ये पानी से बनेगी। कैसे बनेगी ज़रा इसको भी आपने देखना है। इसके अलावा एक और चीज़ भी है। कितनी चीज़ें सर? हाँ, चीज़ें तो हैं यार, अब पूरे तरीके से समझ लो ना, फिर आगे शिकायत तो नहीं करोगे कि यार मेरा सर घंटा आपने वीडियो बना दी, हमारा वक्त बर्बाद कर दिया। वक्त नहीं बर्बाद करना है यार, अपना घंटा लगा रहे हो, आपकी ज़िंदगी का एक घंटा मैं ज़ाया थोड़ी ना करूँगा, हैं, ज़ाया थोड़ी ना करूँगा आपका एक घंटा, ऐसा थोड़ी ना होगा। इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होगा। बहरहाल, तो यहाँ पर हम आ गए, एक प्रोडक्ट क्लोरीन बन गई, ठीक है, और इनकी केमिकल इक्वेशंस भी हैं, अभी वो भी बना दूंगा मैं। केमिकल इक्वेशंस का मसला नहीं है, सारी केमिकल इक्वेशंस बताऊंगा। तो ये क्लोरीन की गैस बन गई यहाँ पर। अब जो ये सोडियम यहाँ पर जा रहा है, पानी की मौजूदा पोजीशन यहाँ पर क्या है? अब इस पानी की मौजूदा पोजीशन ज़रा आप समझ लीजिए। ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 हो गया। अब ज़रा स्टेप नंबर 2 भी आप देख लीजिए। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 डिन्यूडर से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि स्टेप नंबर 2 यहीं से मुताल्लिक है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 भी
यहीं से, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, हालांकि इसको देना नहीं चाहिए लेकिन दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपके नोट्स में एकेडमी ट्यूशन्स वगैरह कहीं से नोट्स मिले होंगे तो आप डिस्टर्ब होंगे, यार ये कहाँ से आ गया, सर ने तो बताई नहीं है बात। तो इसको भी ज़रा समझ लें। स्टेप नंबर 2, याद रहे कि ये जो आपका मर्क्यूरी है ये कैथोड है। एक तो इलेक्ट्रॉन्स, इसको यहाँ क्लोराइड आयन से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिल रहे हैं? कैथोड को, कैथोड मर्क्यूरी को कहाँ से मिल रहे हैं? क्लोराइड आयन से, ठीक है भाई। एक और जगह से इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे, कैथोड मर्क्यूरी को एक और जगह से इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और वो क्या होंगे मैं आपको बताता हूँ। वो होगा OH नेगेटिव। जी, आपने ये जो पानी भर रखा है ना इसके अंदर, उस पानी के अंदर जो आपने सोडियम क्लोराइड डाला था, ये पानी जो है H2O जो है ये खुद भी आयनाइज होगा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, लेकिन बहुत कलील मिकदार में, बहुत थोड़ी क्वांटिटी के अंदर ये आयनाइज होगा, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। और जब ये आयनाइज होगा तो अब क्या होगा, ये जो है हाइड्रोक्साइड आयन, ये क्या करेगा, ये भी कैथोड के पास आएगा और इसको भी अपना क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये कैथोड जो मर्क्यूरी है इसको भी अपना इलेक्ट्रॉन ये दे देगा। ये हाइड्रोजन आयन जो है, अच्छा ये कैथोड के पास नहीं आएगा, सॉरी ये कैथोड के पास नहीं आएगा, ये तो नेगेटिव है। OH जो है ये एनोड के पास आएगा, इनके पास, ये जो है इनके पास, यहाँ आके ये एक इलेक्ट्रॉन इसको अपना दे देंगे, एनोड को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। आपको याद है ना, फिर मैंने बताया था यही एनोड आगे ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देते हैं, यही एनोड ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद किसको दे देते हैं, जो मर्क्यूरी कैथोड है, जो फ्लोइंग मर्क्यूरी है, ये इलेक्ट्रॉन उसको दे देंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा किसके साथ, इन हाइड्रोजन आयंस के साथ। ध्यान से सुनिएगा, यही इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा इन हाइड्रोजन आयंस के साथ। इसने OH ने क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन एनोड को दे दिया, वही इलेक्ट्रॉन आगे एनोड ने मर्क्यूरी कैथोड को दे दिया, वही इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से आगे जा रहा है। और इसी मर्क्यूरी कैथोड के साथ जो है ये हाइड्रोजन आयंस भी जो है वो भी यहाँ से यहाँ पर आएंगे, डिन्यूडर पे आ जाएंगे, हाइड्रोजन आयन भी और ये इलेक्ट्रॉन्स भी। OH क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसकी पोजीशन बन जाएगी ये सिर्फ OH वाली। OH के ऊपर नेगेटिव साइन अब आपको नज़र नहीं आएगा, तो यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो OH है हमारे पास, ये क्या करेगा, ये OH अलग होगा, O+H। ध्यान से सुनिए, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, हाइड्रोजन आयन आगे चला गया, ठीक है। अब ये OH जो है ये भी अलग हो जाएगा, O और H। अब ये एक सिर्फ OH नहीं था, एक वाटर का मॉलिक्यूल सिर्फ नहीं ब्रेक हुआ था, यहाँ 4 वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक हुए थे। तो 4 वाटर के मॉलिक्यूल अगर ब्रेक हुए हैं तो 4 ही आपको हाइड्रोजन आयन मिलेंगे, 4 ही आपको हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे, 4 ही आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। यही 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे होंगे 4 हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ, और यही 4 आपको यहाँ पर ये मिलेंगे OH, और यहीं फिर ये 4 आपको ऑक्सीजन मिलेंगे और 4 आपको हाइड्रोजन यहाँ पे मिलेंगे। ये दोबारा आपस में रीअरेंज होंगे, ठीक है। 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, H2O बनेगा, ठीक है। 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, H2O बनेगा, और यहाँ से ये 4 जो ऑक्सीजन है इनमें से 2 ऑक्सीजन निकलेंगे और ये बनाएंगे O2, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन निकले और क्या बना लिया, ऑक्सीजन गैस। 2 जो यहाँ पर बच गए अभी ऑक्सीजन, 2 जो ये ऑक्सीजन बच गए, ये 4 जो हाइड्रोजन है, 4 में से 2 हाइड्रोजन इसके पास आ जाएंगे,
और फिर 2 और आएंगे, उसके नतीजे में क्या बनेगा, ये 4 इन 2 के साथ जब मिलेंगे तो इसके नतीजे में 2 H2O के मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 H2O के मॉलिक्यूल बनेंगे। दिमाग का अचार बन गया, मुझे पता है बन गया भाई। अब ये चीज़ है यार, मजबूरी है, इसको समझाना ज़रूरी है। दोबारा से ज़रा सुन लें, दिमाग का अचार नहीं बना है, आराम से इजी हो जाए, थोड़ा हंस के दिखा दें, मैं भी तो थक गया हूँ यार, ठीक है ना, लेकिन ये समझाना ज़रूरी है। पीछे वाला तो समझ में आ गया ना, वो तो क्लियर है, ये भी समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं। यहीं पे मैंने कहा है कि इसी जगह पर एक काम वाटर के मॉलिक्यूल के साथ और हो रहा है, ये 2 H2O के मॉलिक्यूल ये भी टूटेंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये 4 हाइड्रोजन आयन और 4 हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है भाई, अब क्लियर, ठीक है। ये 4 जो है हाइड्रोक्साइड आयन 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे और 4 ही OH आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन तो चले गए एनोड के पास, और एनोड से फिर ये 4 मर्क्यूरी कैथोड, और ये आगे निकल गया मामला इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, फाइन। अब इसको हम ख़त्म कर देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स इनका सिस्टम ख़त्म कर देते हैं, ये डिस्टर्ब करने वाले हैं। अब सिर्फ इस 4 OH को ले लेते हैं, ये 4 जो OH, 4 OH का मतलब ये हुआ कि 4 ऑक्सीजन है और 4 ही हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक ऑक्सीजन निकलेगा, दूसरा भी ऑक्सीजन निकलेगा, तीसरा भी ऑक्सीजन, चौथा भी ऑक्सीजन। इन 4 ऑक्सीजन में से ये जो 2 ऑक्सीजन हैं ये बना लेंगे ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ये बना लेंगे ऑक्सीजन गैस। क्लियर हो गया ये मामला। अब क्या बचा आपके पास, 4 ऑक्सीजन में से 2 तो बन गया, इसको मिटा दें आप, इसका काम ख़त्म। अब कितने बचे, 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन, ऐसे ही। अब ये 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन अलग और 2 हाइड्रोजन अलग। ये 2 हाइड्रोजन जो है ये इस एक ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे, एक H2O का मॉलिक्यूल बनेगा। ये 2 हाइड्रोजन जो है ये इस ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे, एक और H2O का मॉलिक्यूल बनेगा। कलेक्टिवली हम इनको इस तरह से लिखेंगे 2H2O। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर बताने का मकसद सिर्फ ये है आपका, इसके अंदर सिर्फ क्लोरीन गैस ही प्रोडक्ट के तौर पे नहीं बन रही, बल्कि यहाँ ऑक्सीजन गैस भी बन रही है और वाटर के मॉलिक्यूल भी बन रहे हैं। और कैथोड को सिर्फ इलेक्ट्रॉन देने वाले ये क्लोराइड के आयन ही नहीं हैं, हाइड्रोक्साइड आयन भी हैं, OH नेगेटिव आयन भी हैं इलेक्ट्रॉन इसको देने वाले इस एनोड को, और यही एनोड आगे फिर मर्क्यूरी कैथोड को देगा। ये बताने का मकसद, क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चन आ जाता है। टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पे वो पूछ लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्या एनोड से जो आ रहे हैं कैथोड के पास, मर्क्यूरी कैथोड के पास, सिर्फ क्या क्लोराइड आयन दे रहे हैं। लेकिन ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन, तो आप कह सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर सिर्फ क्लोराइड आयन नहीं दे रहे, हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं यहाँ पे। समझ में आ रही है बात। आप आगे चलते हैं। तो ये स्टेप नंबर 2 में ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कैसे ऑक्सीजन गैस बन रही है, कैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स 2 जो है ये बन रहे हैं। अब इससे आगे चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3, अब डिन्यूडर की बात है। फाइनल प्रोडक्ट अब हमारी अब ये बनेगी। आखिर में इनके मैं आपको केमिकल इक्वेशंस जो हैं वो भी सारी लिखवा दूंगा, ठीक है भाई। ये भी हो गया। अब चले स्टेप नंबर 3 की तरफ, डिन्यूडर। ये स्टेप नंबर 3 आपका डिन्यूडर है। डिन्यूडर, सोडियम पहुंच रहा है यहाँ तक, ठीक है, पानी यहाँ पर मौजूद है, दोबारा पानी का गेम आ जाता है। वाटर मौजूद है, वाटर इज देयर इन डिन्यूडर, वाटर इज देयर, ठीक है। अब ये जो सोडियम है ये इस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन किस शक्ल में, और इसके नतीजे में जो चीज़ बनेगी वो बनेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। मैंने कहा था ना बाय प्रोडक्ट आपकी 2 बन रही हैं, एक क्लोरीन गैस बन रही है, ऑक्सीजन को आप बाय प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ ट्रीट ना करें। मेजर प्रोडक्ट क्लोरीन गैस एक, ये दूसरी हाइड्रोजन गैस यहीं से बन के यहीं से निकल जाएगी। यहाँ पर उसका भी एक आउटलेट है, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी।
कब? जब सोडियम जो आया है यहाँ से वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन किस शक्ल में रिएक्ट करेगा? वाटर के साथ। इसको आप देख लें, वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस करेगा। देखते रहिएगा सर, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। फिर यहां पर ये ग्रेफाइट का जो ब्लॉक है, ये क्या है? ये भी एनोड है, पता होना चाहिए आप। एक और एनोड है, ये भी पॉजिटिव है। ग्रेफाइट का ब्लॉक ये भी पॉजिटिव है। तो ये वाटर जो ब्रेक हो रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन में, तो हाइड्रोजन आयन हो गए। OH आयन जो है ये भी अपना एक आयन यहाँ पर लॉस करेगा। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इस हाइड्रोजन आयन के साथ मिलेगा और ये बन जाएगा हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन का एटम। सोडियम जो है वो सिर्फ एक ही वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, बल्कि ये 2 वाटर आप ले लें और 2 सोडियम ले लें, क्योंकि 2 वाटर के मॉलिक्यूल लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 2 हाइड्रोजन आयन हो जाएंगे, ये भी 2 हाइड्रोक्साइड आयन हो जाएंगे और अल्टीमेटली आपको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिलते हुए नज़र आएंगे। ये 2 हाइड्रोजन आयन हैं और ये 2 OH आपको मिल जाएंगे यहाँ। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब मिलेंगे तो उसके नतीजे में क्या बनेगा? 2 आपको हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे। यही 2 हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलेंगे इस तरह से, और ये क्या बन जाएगी? हाइड्रोजन गैस बन जाएगी यहाँ पर, और ये यहाँ से निकल जाएगी दूसरी बाय प्रोडक्ट की शक्ल में, ठीक है भाई, दूसरी बाय प्रोडक्ट की शक्ल में। अब यहाँ बचता क्या है? यहाँ बचता क्या है? हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलके हाइड्रोजन गैस बना ली, इसका किस्सा तमाम हो गया, इसका किस्सा तमाम हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का भी और हाइड्रोजन आयंस का भी इस हाइड्रोजन गैस की शक्ल में। अब पीछे क्या बचता है? 2 OH 2 सोडियम के साथ, ये 2 OH 2 सोडियम के साथ मिलेंगे तो उससे क्या बनेगा? 2NaOH। लीजिए भाई, आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड इस डिन्यूडर में तैयार हो गई, ठीक है, ये भी हो गई कास्टनर केल्नर से। तो इस तरह से यहाँ पर जाके सोडियम हाइड्रोक्साइड आपकी तैयार हो जाएगी। अब मैंने इसके अंदर और भी कुछ सोचा था क्या बताने का, कि यार इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी बताऊँगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बताऊँगा, लेकिन इसी ने मुझे इतना थका दिया तीनों। सिर्फ आप केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस जो हैं, अब इसकी ज़रा नोट कर लें आप बस। तो इससे रिलेटेड और जो बातें हैं वो अगले पार्ट में बताऊँगा भाई, मैं भी थक गया यार। और जो बच्चे शुरू से ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक देख ही रहे हैं, उनको तो पहले मैं सलाम करूँगा कि आपकी हिम्मत को सलाम है कि इतना लंबा लेक्चर आप अभी तक देख रहे हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ठीक है कि सर हम अब कंटिन्यू हमने देखा है, लेक्चर को भी नोट किया है पूरा का पूरा, तो उनको तो मैं सलाम करूँगा पहले, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस छोड़ दें, बस उसकी ज़रूरत नहीं है अभी, मेरे ख़्याल में इतना काफ़ी है। बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अभी इसका पार्ट 2 होगा, ये पार्ट 1 हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, बाकी चीज़ें अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।